नमस्कार। आज हम देख रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से भारत के गांव, खासकर किसानों की दुनिया पर क्या असर पड़ा। जी। हमारे पास एक स्रोत है, इतिहास की किताब का एक अध्याय जो बताता है कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों में कैसे अपना शासन चलाया और मतलब राजस्व कैसे वसूला। बिल्कुल, हम इसी स्रोत के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी को दीवानी कैसे मिली, लगान के कौन-कौन से नए तरीके आए और फिर वो नील की खेती वाली कहानी क्या थी। हाँ, और ये सब किसानों के नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1765 से, है ना? जी। जब मुगल बादशाह ने सुना है कंपनी को बंगाल की दीवानी सौंपती। ये दीवानी थी क्या आखिर? हाँ, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। दीवानी मिलने का सीधा मतलब था कि कंपनी को बंगाल का जो राजस्व है, मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। अच्छा। और सिर्फ टैक्स ही नहीं, बल्कि दीवानी मामले यानी पैसे कौड़ी से जुड़े जो मामले थे उनका अधिकार भी। तो कंपनी अब सिर्फ व्यापारी नहीं रही, तो वो एक तरह से शासक बन गई। हाँ, कह सकते हैं शासक जैसी भूमिका में आ गई। उन्हें अपने जो बढ़ते खर्चे थे, जैसे फौज का खर्चा, प्रशासन का खर्चा, उसे पूरा करने के लिए बंगाल से पैसा निकालने का एक सीधा कानूनी रास्ता मिल गया। अच्छा, मतलब पैसा वसूलने का लाइसेंस। पर तरीका क्या था? क्या पुराने मुगल तरीके ही चलते रहे? नहीं, कंपनी ने अपने तरीके इजाद किए क्योंकि उनका मकसद था ज्यादा से ज्यादा पैसा निकालना। तो उन्होंने मुख्य रूप से 3 सिस्टम बनाए अलग अलग इलाकों में। 3 सिस्टम कौन कौन से? पहला था जो काफी मशहूर है, 1793 में आया, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। ये बंगाल में लागू हुआ। अच्छा, स्थायी बंदोबस्त। इसमें क्या था? इसमें कंपनी ने तय किया कि वो राजाओं और तालुकदारों को जमींदार मान लेगी और उनसे एक फिक्स्ड रकम, मतलब एक तय रकम हमेशा के लिए वसूलेगी। कंपनी को लगा कि इससे आमदनी फिक्स हो जाएगी और कलेक्शन आसान रहेगा। यानी सारा जिम्मा जमींदारों पर। पर क्या ये हर जगह था, जैसे दक्षिण भारत में? नहीं, दक्षिण में स्थिति अलग थी। वहां बंगाल जैसे बड़े जमींदार थे नहीं, तो वहां कंपनी ने कोशिश की कि सीधे किसानों से, मतलब रैयतों से लगान तय किया जाए। ओह अच्छा। इसे कहा गया रैयतवाड़ी या रैयतवार व्यवस्था। रैयतवाड़ी, ठीक है। और कोई तीसरी व्यवस्था भी थी? हाँ, उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में, जैसे आज का पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। महालवाड़ी। इसमें क्या था कि गांव को या कुछ गांव के समूह को महाल कहते थे, उसको एक यूनिट माना गया और पूरे गांव से इकट्ठा लगान तय होता था, जिसे गांव के मुखिया को वसूल कर कंपनी को देना होता था। अच्छा, तो ये 3 अलग अलग तरीके थे। पर एक बात जो मुझे लग रही है, क्या इन सब में लगान की दरें बहुत ज्यादा नहीं थी? हाँ, ये एक कॉमन प्रॉब्लम थी। दरें अक्सर बहुत ऊंची रखी जाती थीं। कंपनी का फोकस अपनी इनकम बढ़ाने पर था। जमीन की उपज कितनी है, किसान की हालत कैसी है, इससे उन्हें कोई खास मतलब नहीं था। नतीजा ये हुआ कि किसानों के लिए ये भारी भरकम लगान चुकाना प्राय नामुमकिन हो गया। और शायद इसी मुश्किल दौर में एक और चीज आई जिसने किसानों की हालत और खराब कर दी, वो नील की खेती। सुना है यूरोप में इसकी बहुत मांग थी। अरे जबरदस्त मांग थी। 18वीं सदी के आखिर तक यूरोप में कपड़ों को रंगने के लिए भारतीय नील की मांग आसमान छू रही थी। उसकी क्वालिटी बेस्ट मानी जाती थी। तो कंपनी ने इसे खूब बढ़ावा दिया होगा। बिल्कुल। कंपनी और जो प्राइवेट बागान मालिक थे, उन्होंने किसानों पर नील उगाने के लिए दबाव डाला। इसके लिए 2 मुख्य तरीके थे। 2 तरीके? एक थी निज व्यवस्था। इसमें बागान मालिक खुद जमीन खरीदकर या किराए पर लेकर भाड़े के मजदूरों से नील उगवाते थे। अच्छा। पर उसमें दिक्कतें थी। अच्छी जमीन मिलना मुश्किल, ज्यादा मजदूर जुटाना मुश्किल, हल बैल चाहिए, काफी झंझट था। तो दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका ज्यादा चला। उसे कहते थे रैयती व्यवस्था। इसमें बागान मालिक सीधे किसानों यानी रैयतों से एक कॉन्ट्रैक्ट करते थे, जिसे सट्टा कहते थे। कॉन्ट्रैक्ट? कैसा कॉन्ट्रैक्ट? इसमें बागान मालिक किसान को कम ब्याज पर कर्ज देते थे। अच्छा, कर्ज तो मदद जैसा लगता है। लगता तो है, पर यहीं फंसाव था। कर्ज के बदले शर्त होती थी कि किसान अपनी जमीन के कम से कम 25% हिस्से पर और अक्सर सबसे उपजाऊ हिस्से पर नील उगाएगा। ओहो। और दूसरी बात, नील तैयार होने पर उसे बेचना भी बागान मालिक को ही पड़ता था और कीमत वो मालिक तय करते थे, जो बहुत कम होती थी। मतलब किसान पूरी तरह फंस गया। बिल्कुल। कर्ज का ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था। फसल कटती, पुराना कर्ज चुकाने के लिए फिर नया कर्ज लेना पड़ता। किसान इस चक्र में बुरी तरह पिस रहे थे।
सोचिए, जिस जमीन पर वो चावल या गेहूं उगाकर अपना पेट भर सकते थे, उस पर उन्हें नील उगाना पड़ रहा था। तो ये भारी लगान, फिर ये नील की खेती का दबाव, इसका कुल मिलाकर क्या असर हुआ किसानों पर? क्या उनकी हिम्मत पूरी तरह टूट गई? असर तो बहुत ही विनाशकारी था। किसान लगातार कर्ज में डूबते गए, उनकी गरीबी बढ़ती गई। लगान न दे पाने पर उनकी जमीनें नीलाम हो जाती थीं। नील की खेती ने तो शोषण का एक ऐसा जाल बिछा दिया था। लेकिन क्या उन्होंने कोई विरोध नहीं किया? सब चुपचाप सह लिया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसानों ने चुपचाप सहा नहीं, उन्होंने आवाज उठाई। हाँ, मैंने पढ़ा है, जैसे 1859 में बंगाल में कुछ हुआ था। बिल्कुल, 1859 में बंगाल में हजारों रायतों ने नील उगाने से साफ इनकार कर दिया। इसे नील विद्रोह या ब्लू रिबेलियन कहते हैं। अच्छा। उन्होंने बागान मालिकों के एजेंटों, जिन्हें गुमाश्ता कहते थे, उनकी पिटाई की, लगान चुकाने से मना कर दिया। तलवार, भाले और तीर कमान लेकर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों पर हमले भी किए। अरे वाह, मतलब पूरा जोरदार विरोध था। हाँ, ये दिखाता है कि किसान कितने गुस्से में थे और अपने हक के लिए लड़ने को तैयार थे। और फिर काफी बाद में 20वीं सदी में महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह, वो भी तो इन्हीं नील किसानों से जुड़ा था, है ना? एकदम सही। 1917 का चंपारण आंदोलन इसी रैयती व्यवस्था के शोषण के खिलाफ एक बड़ा और शांतिपूर्ण प्रतिरोध था। इसने नील किसानों की तकलीफों को पूरे देश के सामने ला दिया। तो इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन सिर्फ कुछ शहरों या लड़ाइयों तक सीमित नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने भारत के गांवों की जो बुनियाद थी, जमीन, खेती, लगान, उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। हाँ, और इस बदलाव का खामियाजा ज्यादातर किसानों को भुगतना पड़ा। उन्हें बहुत मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा और उन्होंने उसका मुकाबला भी किया, जैसा हमने देखा। सही बात है। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है सोचने के लिए। क्या उस दौर की जो जमीन और लगान से जुड़ी नीतियां थीं, उनका कोई असर, कोई परछाई आज भी हमारे ग्रामीण भारत की सामाजिक और आर्थिक बुनावट पर दिखाई देती है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। इस पर सोचना दिलचस्प होगा।